हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 4। सो चलिए शुरू करें। हमारे प्रैक्टिस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का मिनी मॉक लगाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आज का, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। यानी कि हम इस टॉपिक पे जो इस इशू पे जो डिस्कशन है वो अपना पोस्टपोन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, ऑल्दो इट इज अर्जेंट। ऑल्दो का मतलब क्या होता है हमारा? ऑल्दो का मतलब होता है हमारा यद्यपि या फिर हालांकि। हालांकि मतलब होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है कि डिस्कशन नहीं रोक सकते, इशू इतना खतरनाक है। तो क्या आएगा? बिकॉज इट इज अर्जेंट। तो ऑल्दो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ इस वाले पार्ट में। ऑल्दो में क्या है हमारा? एरर है। और ऑल्दो कहाँ है हमारा? इट इज, ऑल्दो इट इज अर्जेंट। तो ऑल्दो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसका मीनिंग। वी कैन नॉट पोस्टपोन सही है, नो एरर सही है, डिस्कशन ऑन दिस इशू भी सही है। तो क्या आएगा हमारा? ऑल्दो। नेक्स्ट, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। यानी कि तुम अभी भी डरते हो क्या बाहर जाने से? तो आर यू, देखते हैं इन द डार्क में कोई भी नहीं हो सकता, नो एरर है ही। आर यू येट ये रखते हैं, अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट, अफ्रेड के साथ ऑफ सही है, गोइंग आउट भी सही है, लेकिन यानी इस वाले पार्ट में एरर है। आर यू येट, येट क्या लगता है? येट का मतलब होता है अभी तक। तो किसी को सेंटेंस को बताने के लिए लगता है, मतलब किसी में लगता है नेगेटिव सेंस बताते हैं कि अभी तक वो काम हुआ या नहीं है। ठीक है, और एक्सपेक्ट ऐसे रहता है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, होने वाला है। तो आर यू येट नहीं आएगा, येट की जगह स्टिल आएगा हमारा। क्या तुम अभी भी, क्योंकि स्टिल का मतलब होता है अभी भी, जो काम पहले से चलता आ रहा है और अभी भी वो चीज चल रही है। यानी आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, यानी अभी भी तुम क्या बाहर जाने से, अंधेरे में रात को बाहर जाने से डरते हो क्या? तो ये इसका परफेक्ट एरर लग जाएगा, करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सीपीओ टायर 2 में आया हुआ है। सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल हम सबको टारगेट करके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर में। आइए रीड करते हैं। When he was falsely accused of embezzlement, he was beside himself in anger। तो देखिए क्या बोला गया है, हमने उसमें पढ़ा था बिसाइड और बिसाइड्स का मीनिंग। तो बिसाइड होता है किसी के बगल में, और बिसाइड्स अपने आप में क्या मीनिंग देता है? बिसाइड्स पढ़ा था कि के अलावा, या फिर एक चीज एड ऑन करके कि इसके अलावा ये भी, या इसके अलावा सब कुछ। तो दो मतलब बैठ रहे थे हमारे बिसाइड्स के। तो बिसाइड यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, बिसाइड का मतलब होता है हमारा बराबर में। नो इम्प्रूवमेंट, ही वेंट बिसाइड हिमसेल्फ। ही वर, ही के साथ वर तो लगेगा ही नहीं, ये तो गलत ही हो गया। ही वेंट बिसाइड हिमसेल्फ, ही वेंट बिसाइड, तो वॉज यूज करी हुई है, वर्ब यूज करी हुई है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज किया, तो ही वॉज बिसाइड्स हिमसेल्फ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, she is married with a rich businessman and has enough money to splurge and luxuries। बिजनेसमैन में MAN आएगा यहाँ तो पहली बात। और तो फिर यहाँ पे हमारा मेन क्या है, हमारा अंडरलाइन सब्जेक्ट क्या, सॉरी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज मैरिड विद। मैरिड के साथ विद नहीं लगता है, मैरिड के साथ लगता है हमारा टू लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हैज मैरिड विद, हैज मैरिड विद, मैरिज, मैरिड, दोनों गलत है, मैरिड टू। तो इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा? इज मैरिड टू। शी इज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन, मैरिड के साथ टू लगता है। नेक्स्ट, हमारा ये क्या है? नरेशन है, नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, नरेशन आती ही है। अनिल सैड टू रिया, अनिल ने रिया को कहा। सैड के साथ टू लगता है तो टोल्ड हो जाता है, हमने नरेशन में पढ़ा है ये बात। तो टोल्ड कहाँ है? वहां पे आ जाएगा, ये वाला कट हो गया क्योंकि इसमें आस्क्ड है। ठीक है, टोल्ड आ जाएगा। आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन। तो क्या लगेगा हमारा? देखिए यहाँ पे इज है, ये चेंज होगा वॉज में, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये वाला हट गया। अब दो में देखते हैं, नो का क्या हो जाएगा हमारा? नो कैसी है हमारी? फर्स्ट वर्ब है, और उसको कन्वर्ट कर देंगे हम पास्ट में। प्रेजेंट में है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी नो कैसी है? प्रेजेंट में है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। अनिल टोल्ड रिया दैट ही न्यू वेयर एवरीथिंग वाज केप्ट इन द किचन। तो इस चेंज होगा वॉज में, ऐसे करके एलिमिनेट करने हैं आपको, पकड़ पकड़ के थोड़ी थोड़ी चीजों को। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सिक्स, ये आ गया हमारा एक्टिव पैसिव, बिल्कुल इजी है, चलिए बनाते हैं। CHSL टायर 2 में पूछा गया है, दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। तो बिल्ट क्या हो गई हमारी? वर्ब हो गई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कट हो गया।
अ न्यू हाउस, बिल्ट, बिल्ट जो होती है ना, BUILT, वो बिल्ड की सेकंड फॉर्म होती है, यानी ये पास्ट फॉर्म यूज करी गई है, सेकंड वर्ब ऑफ द फॉर्म। तो ये क्या आ जाएगा, वॉज लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वॉज कहाँ है, ये कट हो गया वॉज, और बीइंग तो आएगा ही नहीं, बीइंग ING कहाँ लगता है, वो जहां पर कंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस से है नहीं, ये भी कट हो गया। तो हमारा क्या बनेगा, ये सी ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये क्या है, हमारा पैराजंबल है। पैराजंबल में हम देखते हैं क्या होगा हमारा, कैसे होगा। चलिए पहले रीड करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं पहले ऑप्शंस देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है, तो सारे ए से स्टार्ट है, तो हमें ए तो रीड करना ही पड़ेगा। द इजिप्शियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। यानी इजिप्शियंस क्या, इजिप्ट के लोग क्या बिलीव करते हैं कि जो बॉडी और सोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे वो लाइफ में हो या आफ्टर डेथ हो। ठीक है, ए, ए के बाद बी और सी डी। तो बी देखते हैं, दिस इंश्योर्ड द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी। कुछ इंश्योर करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बात नहीं हुई है, तो बी कट हो जाएगा। सी देखते हैं, देयर funerary practices, यानी कि उनकी funeral कैसी होती है, funerary practices such as mummification and burial in tombs, tombs में रखते हैं ना वो अपनी मम्मीज रखते हैं, were designed to assist the deceased, deceased मतलब होता है जो पर्सन मर चुका है, डेथ पर्सन, डेड पर्सन सॉरी, डिजीज फाइंड देयर वे इन द आफ्टर वर्ल्ड, यानी उसके बाद उनका मानना ये होता है कि इसके बाद वो अपना अलग दुनिया में चला जाता है। तो सी हमारा कंफर्म हो गया, बिल्कुल सही बैठ रहा है सी। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, सी सही बैठ रहा है, सी के बाद हम डी देखेंगे क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो द टॉम्स वर दस filled with foods, tools, domestic wares, treasures, all the necessities of life। यानी कि फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको लिटाने के बाद जो डिजीज्ड पर्सन है जो मर जाता है, उसके बाद वो वहाँ पे क्या टॉम्ब को कैसे फिल्ड कर सकते हैं, फूड से, टूल्स, डोमेस्टिक वेयर्स और ट्रेजर्स से, सारी नेसेसिटीज लाइफ से, जो लाइफ की नेसेसिटीज है उनसे फिल कर देते हैं। डी भी ठीक अप्लाई कर रहा है इसके बाद एकदम। फिर दिस इंश्योर, इसके बाद आया दिस इंश्योर, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, this ensured the soul's return to the body so that the disease would live happily ever after। तो यानी इसके बाद क्या होगा, जो सोल है वो बॉडी में रिटर्न कर जाएगी और वो खुश रहेगी, लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं, एक और पैरा है हमारा, PQRS बोलते हैं इसको, CPO टायर 2 में आया हुआ है, आइए बनाते हैं। तो ये है क्या है हमारा, BECB। तो ई से स्टार्ट है, सी से और बी से, तो पहले बी पढ़ लेते हैं। देखिए हमारी स्टार्टिंग जो है ई से, टू दैट, इससे तो होगी नहीं, देखो टू दैट वन, ये नहीं होगी। सी से देखते हैं, वेयर कैन आई मेक एन इंजरी इंक्वायरी है, तो कहीं इंक्वायरी करने की बात हो रही है, तो कुछ बात पहले होगी तभी होगी, तो सी भी नहीं होगा। अब बी देखते हैं, बी बी में देखते हैं स्टार्टिंग, Waldrave, a tall country gentleman with a cropped hat and prominent eyes, took off his overcoat, mopped his brow with his handkerchief, and went into the government office। बी से बिल्कुल सही जा रहा है, आइए सी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सी है और उसमें डी है, सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। Where can I make an inquiry here? He said, addressing a porter who was bringing a tray full of glasses from the furthest recess of the office। ठीक है, तो वो ऑफिस गया था, उसके बाद उसने कहा था कि मैं यहाँ पे इंक्वायरी कहाँ कर सकता हूँ। फिर उसने बोला कि ही सेड एड्रेसिंग अ पोर्टर हु वाज ब्रिंगिंग, कोई ट्रे ग्लास मतलब ट्रे में पानी लेकर आ रहा था, उससे पूछा कि मैं यहाँ इंक्वायरी कहाँ कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है कि ऑफिस में गया था और ऑफिस में जाकर किसी जो ट्रे लेकर आया नौकर चाकर, उससे पूछा कि हाँ भाई मैं इंक्वायरी कहाँ कर सकता हूँ, तो सी बिल्कुल सही कह रहा है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, ई, to that one sitting near the window sat the porter, indicating with the tray the furthest window। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, डी है, Waldrave cuffed and went towards the window। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये फॉलो करना चाहिए एफ, क्योंकि ए और एफ तो वो है। There at a green table spotted like tapas was sitting a young man with his hair standing up in four tufts on his head with a long pimply nose and a long faded uniform। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, इसका ये बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स डैश टू देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन। तो देखिए ये क्या है, हमारा फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक है, CHSL टायर 2 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेजल वर्ब्स है, इसको बनाते हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब है मेरी लैंड इन। तो लैंड इन का मतलब होता है किसी को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, टू गेट समबडी और योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये इसका मीनिंग नहीं होगा। लैंड इन का मीनिंग आपको बता दिया है, किसी को मुसीबत में डालना, डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना। पुट ऑफ का मतलब होता है मेरा कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना, मीटिंग्स कैंसिल कर दिया, कहीं जाना था वो चीज़ कैंसिल कर दिया, क्लासेस आर पुट ऑफ। ऐसे हैंड इन का मतलब होता है जो भी तुम्हें चीज दिया गई है, कोई वर्क दिया है, वर्क के लिए मेनली यूज होता है, कोई टारगेट दिया उसको टाइम पे कंप्लीट करना। तो देखिए मेनली उससे मैटर कर रहा है कि मैम ने क्या दिया था कि तुमने जो एसेज तुम्हें दिए गए हैं वो डेडलाइन टाइम से पहले सबमिट कर देना या फिर दे देना। तो हैंड इन बन जाएगा। लास्ट है हमारा हैंड अप। तो हैंड अप तो पुलिस बोलती है हैंड्स अप, तो यानी सरेंडर कर देना, तो हैंड्स अप का मीनिंग वो हो गया। तो हैंड इन इसका मीनिंग लग जाएगा। Next, the small coffee shop at the end of the road is our, my, mine, their। तो क्या लग जाएगा, माइन लग जाएगा, क्योंकि सबसे सुटेबल क्या है पोजेसिव, वो माइन ही है। द कॉफी, आप एक बार रीड करके देखिए, रीडिंग से काफी चीजें पता चल जाती हैं। द स्मॉल कॉफी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज माइन, यानी कि जो एंड में कॉफी शॉप है गली के कॉर्नर पे, वो मेरी है। माइन लग जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 11th वर्ड की ओर चलते हैं। वन हु इज स्किल्ड एंड eloquent इन पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जो बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी है हमारे एमिनेंट प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है बहुत अच्छी eloquently बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बोलते हैं। तो क्या होता है वो वक्ता, यानी ऑरेटर, जो बहुत अच्छा बोलता हो, स्किल्ड एंड eloquent इन पब्लिक स्पीकिंग। तो ये हो जाएगा मेरा ऑरेटर। लेक्चरर क्या हो जाएगा हमारा, लेक्चरर पता ही है आपको। स्पोक्स पर्सन हो जाएगा किसी एक ग्रुप के बिहाफ पे जो एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है, बोलता है, साइड लेता है, वो स्पोक्स पर्सन हो जाएगा। एक्टर आपको पता ही है, हीरो। नेक्स्ट हमारा 12th, अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बडी अनदर बडी टू मेक एन अरेस्ट any another body to make, अच्छा body to make an arrest or search premises। तो यानी ये क्या होता है, आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि एक जब पुलिस जाती है किसी के घर जाती है तो वारंट लेकर जाती है, वो एक लीगल ऑथराइजेशन होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो सर्च करने का वारंट देता है, कोर्ट का लीगल स्टैंप होता है कि हाँ आप जा सकते हैं और फलाना के घर पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस और कोई और बॉडी क्या कर सकती है, अरेस्ट और सर्च कर सकती है। देखिए अरेस्ट और सर्च, सर्च वारंट सुना होगा आपने, अरेस्ट वारंट सुना होगा सीरियल्स में, मूवी में, कि अरेस्ट वारंट आया तुम्हारे खिलाफ, तो वारंट होता है। परमिट का मतलब परमिशन होता है। लाइसेंस का मतलब आपको पता ही है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट या पेपर जिसमें आपको कुछ करने की अनुमति देता हो। सो ये है हमारा 12th। नेक्स्ट, स्प्लिट वन साइड। तो स्प्लिट्स वन साइड एक इडियम है, CPO टायर 2 का पूछा हुआ है। तो स्प्लिट वन साइड का मतलब बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड, ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट, अ मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अ कंफ्यूज सिचुएशन, ये लग जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल। सो ड्रेडफुल का मतलब होता है मेरा टेरिबल, प्रॉपिटियस होता है मेरा फेवरेबल, अनुकूल, ऑस्पिशियस भी क्या होता है मेरा अनुकूल यानी फेवरेबल। ये लग जाएगा कट, ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। फिर आता है फीबल, फीबल होता है मेरा कमजोर, वीक, क्या होता है वीक। लास्ट क्या है मेरा टेरिबल, टेरिबल यानी खतरनाक, डेंजरस, वेरी बैड, अनप्लीजेंट, तो ये हो जाएगा ड्रेडफुल। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ साइट, साइट यानी लोकेशन, नॉर्मल है ये तो। पुल का मतलब आपको पता ही है खींचना, ग्लोब का पता है, लैप का पता है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डैम्प। तो डैम्प का मतलब होता है हल्का गीला, अ लिटिल वेट, क्या होता है इसका मीनिंग, अ लिटिल वेट। ठीक है। एरिड का मतलब क्या होता है, सूखा, बिल्कुल सूखा। सोक्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली वेट, तो ये तो नहीं होगा। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है ही। मिस्टी, मिस्टी भी इसका मीनिंग नहीं लगेगा। तो एरिड का मतलब, एरिड क्या लग जाएगा हमारा इसका प्रॉपर मीनिंग। 18th, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ
कैटास्ट्रॉफिक। तो कैटास्ट्रॉफी हमने एक अभी सेशन में पढ़ा था, कैटास्ट्रॉफी होता है नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर, तो जो अपने आप होता है, कुदरती। ठीक है, अब देखिए कैलेमिटी यहाँ पे है, कट जाएगा। फियास्को होता है हमारा टोटल फेलियर, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, इसका मीनिंग पता है। नेक्स्ट है हमारा सैबोटेज, सैबोटेज भी नहीं होगा। फोर्टुइटस, फोर्टुइटस मतलब होता है हमारा जो चीज हैपनिंग बाय चांस होती है, एक्सीडेंटली होती है, लक बाय चांस मतलब अचानक से होती है, तो वो क्या लग जाएगा इसका मीनिंग। 19th, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो अब स्पेलिंग चेक आ गया, CHSL टायर 2 का है, तो मैक्सिम सही है, ये अडेज होता है, प्रोवर्ब्स होती है, सच्ची कहावतें। प्रोफ्लिगेट भी सही है स्पेलिंग, क्वेंडरी भी सही है। लाइसेंटियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरर, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, लाइसेंटियस। तो एस की जगह क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी करेक्ट स्पेलिंग, यानी ये वाला ऑप्शन जो गलत स्पेलिंग है, ऑप्शन सही। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन इनकरेक्ट स्पेलिंग। यहाँ गलत लिखा हुआ है, पीछे भी गलत है शायद, इनकरेक्ट, कोई नहीं, एरर हमसे भी हो गया। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस बिल्कुल सही है, ऑफिशियस सही है, फेस्टियस सही है, एक्सहिलरेटेड, एक्सहिलरेटेड की स्पेलिंग गलत है और सही स्पेलिंग होगी एक्सहिलरेटेड। ये हो गई हमारी सही स्पेलिंग, यानी ई की जगह ए आना था, तो ये हो गया हमारी स्पेलिंग गलत, इनकरेक्ट। आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट उसको बनाते हैं। पहला, इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स डैश सेलिंग समथिंग, यानी कोई ना कोई कुछ सामान बेच कर जीता है, तो बाय ओवर ऑफर इनटू, तो इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग, बाय सेलिंग बेच कर, बेचने के द्वारा, तो बाय लग जाएगा, क्लियर है तो। नेक्स्ट, What you can dash from this statement, यानी कि तुम इस स्टेटमेंट से क्या समझ सकते हो, इज दैट टीचर्स लिव बाय, यानी कि इस स्टेटमेंट से तुम क्या समझते हो कि टीचर्स कैसे जीते हैं, नॉलेज बेचकर, फिलोसोफर कैसे जीते हैं, विजडम बेचकर, प्रीस्ट्स कैसे अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट, यानी स्पिरिचुअल कंफर्ट देकर। तो यानी क्या समझ में आया, व्हाट यू कैन रिवाइव, चूज, सेपरेट नहीं, डिराइव, तुम इससे क्या डिराइव कर सकते हो, समझ सकते हो, तो डिराइव आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इट may be possible to measure the value of material goods in terms of money, it is extremely difficult, यानी कि तुम मटीरियल थिंग्स की, यानी पर्स लिया, फोन लिया, कुर्सी ली, मेज ली, कुछ भी मटीरियल थिंग्स ली, लेकिन उसकी वैल्यू तो तुम मनी में एस्टिमेट लगा सकते हो, मेजर कर सकते हो, मेजर लिखा हुआ है, मेजर कर सकते हो, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है, टू डैश द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की ट्रू वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, एस्टिमेट नहीं कर सकते, कंसील छुपाना, मॉक नहीं होगा, एक्सटोर्ट नहीं होगा, तो एस्टिमेट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विच पीपल परफॉर्म फॉर अस, यानी जो लोग हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, देयर आर टाइम्स, कहाँ है ये रहा, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड डैश गिव एवरीथिंग वी पॉजेस टू सेव अवर लाइफ, यानी एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम अपने जो हमने बचाया हो अपनी लाइफ को, गिव एवरीथिंग वी पॉजेस टू सेव अवर लाइफ, हाँ अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या आएगा, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड थॉटफुली गिव, परफेक्टली गिव, थॉरोली गिव, विलिंगली, विलिंगली अपनी इच्छा से, विलिंगली आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा टाइम आता है जब हम विलिंगली अपनी इच्छा से जो हमने कमाया है अपनी जान बचाने के लिए दे देते हैं। येट वी माइट ग्रिज पेइंग अ सर्जन अ हाई फी, यानी कि और वरना वैसे भी एक हाई फीस पे करने के लिए हम घबराते हैं, फी फॉर ऑफरिंग अस प्रिसाइजली द सेम सर्विस, सो ये हो गया इसका विलिंगली। लास्ट, the dash of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop, यानी जैसे गुड्स, जैसे शॉप से आप कुछ सामान खरीदते हो उसके लिए पे करते हो, तो सर्विस को भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही उसकी पे करना चाहिए, तो इसमें हमारा क्या लग जाएगा, देयर द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी,
द इंटरफेरेंसेस नहीं आएगा, कनेक्शंस नहीं आएगा, ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। तो क्या आएगा, द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी आर सच दैट स्किल्स हैव टू बी पेड, यानी सोसाइटी की कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि तुम क्या करो, स्किल्स को भी उसी वे में पे करो जैसे तुम गुड्स पे के लिए पे करते हो शॉप पे जाकर। तो क्या आ जाएगा, कंडीशन। तो ये हो गया हमारा मिनी मॉक कंप्लीट इंग्लिश का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे 5th सेशन में। थैंक यू एवरीवन।